जो आप ही के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठा करते थे और पुलवामा की बच्चियों का जबरन निकाह अब्बू दुर्जाना जैसे टेररिस्टों से, दहशत गर्दों से करवाते थे। आप अगर 47 के बाद का पैसा सभी का सभी कश्मीरियों को मिला होता तो आप सबके परिवार के खातों में 1-1 करोड़ रुपया होता। आज 1-1 करोड़ रुपया। नेताओं को पूछिए जरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, कि आपके पास रातों रात इतने पैसे कहां से आए। लेकिन इनके दो नेता थे। एक नेता अपने कांधे पर गोश्त लाद के बेचता था आज से 20 साल पहले, दूसरा नेता दर्जी का काम किया करता था। आज दोनों नेताओं के पास इतना पैसा है कि आप सभी कश्मीर वाले अपने अकाउंट इकट्ठे कर लो, उतना पैसा है। हमारे बाप के साथ भी नाजायज किया, वो भी हम सह लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की गेंदे साहब को और तो कुछ नजर आया नहीं। उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया और डाली उसमें ब्रेडें, और वो ब्रेडें आप कश्मीरियों पर फेंकते गए। ये मेरा पूछना नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से है, क्योंकि धारा 370 टूटने से पहले भी यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए आया, वो पैसा कहाँ गया? अब्दुल्ला का क्या होगा? महबूबा मुफ्ती का क्या होगा? अरे इस खानदानी राज की बेड़ियां आप लोगों को 40-50 साल तक आपके पैरों में डाल दी गई। देखिए, हम लोग जज्बात में बह जाते हैं और जज्बात के नाम पर ही ये लोग खेलते आए। 40-50 साल से इसी जज्बात में आपके हिस्से का पैसा इन्होंने अपनी जेब में डाली। ये भी आज भारत का झंडा लेकर हाथ में आए हैं। ये देखिए उमर साहब, ये हाल बनाया आपने इस जम्मू कश्मीर की रियासत का। जय हिंद और सबको मेरी राम राम। आप सब सोचोगे कि ये कौन है जो अल्लाह का नाम भी ले रहा है और राम का नाम भी ले रहा है। तो मेरा नाम अभिजीत सिंह जसरोटिया है और भारतीय जनता पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ हमारे सीनियर लीडर जनाब अमरदार साहब, हमारे साथ हमारे रफीक साहब और अनंतनाग हमारी बहन। आज तक तो आपको कश्मीर में नकली शेर और शेरे कश्मीर दिखाई दिए, ये है असली शेरनी हमारे साथ मेरी बहन उमेश। कसूरवार कौन है? वो कसूरवार ढूंढना जरूरी है, क्योंकि पिछले 40 साल से जो खून की नदियां यहाँ बही, उसका कारण कौन था? ये कारण जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आज बड़ा दिल खुश हो रहा है कि सबके हाथ में वो तिरंगा है, वरना कुछ लोग तो यहाँ कहते थे कि यहाँ पर तिरंगे को कांधे देने वाला नहीं मिलेगा। तो देख लो मैडम महबूबा मुफ्ती, आज हर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगा है। ये है हिंदुस्तान और ये है नया हिंदुस्तान जिसको आज ये युवा बनाना चाहता है। आपने तो बड़ा कोशिश की कि ये कश्मीर पीछे जाए, और आपने जिस तरह के युवा आगे किए उनको आज NIA ने धरा हुआ है। जो आप ही के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठा करते थे और पुलवामा की बच्चियों का जबरन निकाह अब्बू दुर्जाना जैसे टेररिस्टों से, दहशत गर्दों से करवाते थे। आपके युवा ऐसे हैं, भारत माता के युवा ऐसे हैं। देख लीजिए फर्क दोनों के अंदर। और ये आंखें खुलना बड़ी जरूरी है। किन्होंने टेररिस्ट लाए, किन्होंने यहाँ पर आप लोगों के हक हकूक खाए। मैं एक बात आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके कोई पैसे खा जाए तो क्या आप उसको इज्जत की नजर से देखोगे? कभी देखोगे? कोई आपके बाप दादाओं के पैसे खा जाए तो क्या आप उसको अपनी अच्छी नजर से देखोगे? और कोई जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए उनके भी पैसे खा जाए तो उसको कौन अच्छी नजर से देखेगा? ये मेरा पूछना नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से है, क्योंकि धारा 370 टूटने से पहले भी यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए आया, वो पैसा कहाँ गया? कभी आपने पूछा कि मेरे बाप दादाओं के पैसे कहाँ हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों, उमर साहब, फारूक साहब, मुझे बताओ मेरे बाप के पैसे कहाँ हैं? जरा मुझे बताओ मैडम महबूबा मुफ्ती। और मेरे बच्चों के पैसे कहाँ हैं? मैं बच्चों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके बच्चों की क्रिकेट की गेंदें तक बेच दी गई, आपके बच्चों के क्रिकेट के बल्ले तक बेच दिए गए, लेकिन आप लोगों ने उनसे हिसाब किताब नहीं पूछा। आज हम उनसे हिसाब किताब पूछ रहे हैं तो कहते हैं हमें ईडी सताती है। अरे मुझे नहीं सताती ईडी, आपको क्यों सताती है? क्योंकि हम कश्मीरियों के बच्चों के बैट बल्लों का हिसाब किताब पूछ रहे हैं फारूक साहब से, तो फारूक साहब दुखी होते हैं। अगर वो दुखी होते हैं तो उनको दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका जिसने हक खाया, आपके जिसने पैसे खाए, उसको दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों को अगर अभी भी अगर उनको हम इज्जत की नजर से देखें तो बड़ी गलत बात है। क्योंकि चले हमारे बाप दादाओं के साथ गलत हुआ, चले गए बेचारे, कुछ चले गए दुनिया से, दफन हो गए, कुछ आगे पीछे हो गए। चले हमारे बाप के साथ भी नाजायज किया, वो भी हम सह लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों की गेंदें, मेरे बच्चों के साथ भी अब ऐसा होगा तो ये चीज जो है इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इसका हिसाब किताब मैं नहीं ले सकता दोस्तों, ये हिसाब किताब आपको लेना है।
देखिए किस तरह के लोग हैं ये। 2014 अगर आपको याद हो तो कश्मीर में सैलाब आया। जब कश्मीर में सैलाब आया पूरा कश्मीर पानी में डूबा था, आपको याद है सबको। अब आप देखिए अपनी छतें, ये छत देखिए कैसी छत है। क्या कश्मीर में कोई अपनी छत पे खड़ा हो सकता है? ये तो टीन की छत है, यहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब उमर साहब को और तो कुछ नजर आया नहीं, उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया और डाली उसमें ब्रेडें, और वो ब्रेडें आप कश्मीरियों पर फेंकते गए। एक भी ब्रेड नहीं पहुंची, जिस तरह से इनके दिए हुए पैसे आप तक नहीं पहुंचते थे। इतना इमेच्योर, इतना बचकाना मुख्यमंत्री, क्योंकि फारूक साहब चाहते थे ये खानदानी राज खत्म ना हो। जैसे मैंने मेरे बाप दादाओं ने कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया, अब मेरा उम्रू भी इन्हें बेवकूफ बनाए। सोचिए 2014 में जब आपको जरूरत थी तो कौन आपके लिए खड़ा हुआ? ये लोग खड़े नहीं हुए। वही आप देख लीजिए, वही खानदानी राज आज चल रहा है। वही खानदानी राज पीडीपी लेकर आई। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, अब कहते हैं महबूबा मुफ्ती जी को लीडर बना के रखो। और महबूबा मुफ्ती जी को क्यों किसी गरीब का बच्चा, क्यों कोई आम बच्चा, क्यों किसी पंच सरपंच या एक आम रेडी फेरी लगाने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? मुझे ये बताओ, क्यों नहीं बन सकता? आपने क्या गुनाह किया है? सबसे मजबूत होता है 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम में मजबूत क्या होता है? पंचायत, पंच सरपंच। पंच को भगवान का, अल्लाह का रूप माना गया है, लेकिन उन्होंने भगवान और अल्लाह के रूप में पंच को हमेशा दूर रखा। पंच सरपंच के कभी चुनाव भी नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिए? इनसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं चाहते थे पंच सरपंच बने? आप इसलिए नहीं चाहते थे कि अगर किसी पंच कोई सरपंच होगा तो कल मंत्री बनेगा और परसों को मुख्यमंत्री बनेगा, तो मेरे उमर अब्दुल्ला का क्या होगा, महबूबा मुफ्ती का क्या होगा? अरे इस खानदानी राज की बेड़ियां आप लोगों को 40-50 साल तक आपके पैरों में डाल दी गई, लेकिन आपको अगर इससे किसी से निजात दिलाई है तो इसी तिरंगे ने निजात दिलाई। उस 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन ने निजात दिलाई। उस होम मिनिस्टर, उस गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने निजात दिलाई, और हमारे सिरों का ताज नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया। देखिए हम लोग जज्बात में बह जाते हैं और जज्बात के नाम पर ही ये लोग खेलते आए। 40-50 साल से इसी जज्बात में आपके हिस्से का पैसा इन्होंने अपनी जेब में डाला। आज जब हम इनसे हिसाब किताब पूछते हैं तो हमें ही उल्टा कर पूछना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा गणित यानी कि मैथमेटिक्स यानी कि हिसाब किताब बताता हूँ। अगर 47 के बाद का पैसा सभी का सभी कश्मीरियों को मिला होता तो आप सबके परिवार के खातों में 1-1 करोड़ रुपया होता। आज 1-1 करोड़ रुपया। हिसाब किताब लगाइए हिसाब किताब। अरे इनके नेताओं को पूछिए जरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, कि आपके पास रातों रात इतने पैसे कहां से आए? यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनको मैं 2 नेता इनके गिनाना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे बुजुर्ग समझ जाएंगे मैं किन 2 नेताओं की बात कर रहा हूँ। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता। भारत माता जय, भारत माता जय, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शेर रफीक अहमद वानी साहब। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, लेकिन इनके 2 नेता थे। एक नेता अपने कांधे पर गोश्त लाद के बेचता था आज से 20 साल पहले, दूसरा नेता दर्जी का काम किया करता था। आज दोनों नेताओं के पास इतना पैसा है कि आप सभी कश्मीर वाले अपने अकाउंट इकट्ठे कर लो, उतना पैसा नहीं होगा। पूछिए इनके पास कहां से पैसे आए। उन 2 नेताओं से भी पूछिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं कि आपके पास इतने पैसे से आए, कहां से आए? वो कश्मीरियों के पैसे थे, वो आप लोगों के पैसे थे। आज इनसे हिसाब किताब पूछिए और अब हमें बताएंगे। ये भारत देश की भूमि है, यहाँ पर हमेशा सत्य की, सच की जीत होती है। मेरा दिल खुश हुआ और मेरे को यहाँ पर अपने गुजर भाई भी दिखाई दिए हैं। ये देखें मान हमारे इनके साथ तम लोगों ने इधर आके हमारी छाती चौड़ी करी छोड़ी है। तम लोगों ना मैं दिला ना तो तम लोगों मैं सलाम करना। तम लोगों ने जो हिंदुस्तानी का आज तक रखा है, मेरी तरफ जय हिंद, जय हिंद के साथ इनका भी वोट इन्होंने लिया, इनका भी वोट अपनी जेब में डाला।
और एक 1164 नंबर का GAD का ऑर्डर था, 1164 नंबर का GAD का ऑर्डर। उसमें इन्होंने कहा कि इन गुजर बकरवालों को कोई भी हक नहीं मिलेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाया था और कांग्रेस उस समय लीड कर रही थी। इनके साथ भी 40 साल इनका वोट लेने के बाद इनकी पीठ पे जो खज्जर घोंपा इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसी कांग्रेस ने घोंपा है। इसीलिए आज इनको उम्मीद है, तो नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है, भारत से उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। तो इन सब बुजुर्ग भाइयों को मैं यहाँ से सलाम करता हूँ।